नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस बीच दरभंगा का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम कर रही हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह वीडियो शेयर कर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब वोटर लिस्ट का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या। कांग्रेस ने भी बिहार में बीजेपी जिलाध्यक्ष के बीएलओ के साथ वाला वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि बिहार के दरभंगा में बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर वोटरों की जांच कर रही हैं। अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्हें लिस्ट से निकाला जा रहा है। ये है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जहां बीजेपी वोटरों की छटाई कर रही है। ममता बनर्जी ने अब चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान है लेकिन बीजेपी की दलाली ना करें। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 35 लाख वोटर्स को हटाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में नाम हटवाकर जीती और अब बिहार में भी यही कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा वो बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से बेहद निराश और व्यथित हैं। प्रोटेस्ट मार्च के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोली वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं। उनके पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। कांग्रेस पार्टी की OBC सलाहकार समिति ने बुधवार को केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली अगली जनगणना में तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए। तेलंगाना सरकार ने SEEP यानी सोशल यानी सामाजिक, एजुकेशनल यानी शैक्षिक, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इकोनॉमिक यानी आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक आधार पर एक जातिगत सर्वे किया था। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि समाज के अलग अलग वर्गों की क्या स्थिति है, कौन पिछड़ा है, किसे मदद की जरूरत है और किन क्षेत्रों में। अब कांग्रेस की OBC समिति चाहती है कि यही मॉडल देश भर की जनगणना में लागू किया जाए। समिति ने कहा कि अब समय आ गया है कि OBC को शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में और मौके दिए जाएं। इसलिए 50% आरक्षण की सीमा को हटाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त हनी बाबू को जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति PV वराले की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। हनी बाबू को सितंबर 2022 में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि जब अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी तब मई 2024 में बाबू के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली थी कि वो फिर से हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव मामले में कई अभियुक्तों को मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मिल चुकी है। जब हनी बाबू बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या वो उसके पास आ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का सार्वजनिक न्योता दे दिया है। CM देवेंद्र फडणवीस ने हंसते हुए कहा, 2029 तक तो कोई स्कोप नहीं है, लेकिन उद्धव जी आपको यहाँ यानी सत्ता पक्ष में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। फडणवीस ने भले ही हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसा हो, लेकिन इसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा और शिंदे सरकार पर हमलावर हैं और राज्य में स्थानीय चुनावों को लेकर विपक्ष एकजुटता की कोशिशों में जुटा हुआ है। असम के चायगांव में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड, नोटबंदी, गलत GST के समय जो बोला उसका नतीजा सबको दिखा।
राहुल गांधी ने कहा, मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वाले आपके मुख्यमंत्री को जेल जाते हुए दिखाएंगे और उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के युवा, किसान, मजदूर और हर वर्ग के लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति भ्रष्ट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के सीएम पर आरोप लगाया, ये व्यक्ति 24 घंटे असम की जमीन चोरी करता है, कहीं सोलर पार्क के नाम पर, कहीं रिसोर्ट के बहाने, और ये बात असम का बच्चा बच्चा जानता है। राहुल गांधी के हमले पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लिख कर ले लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेंगे। यह वही वाक्य हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। सीएम शर्मा ने आगे लिखा, वो केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे नेताजी ये भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाने की मांग की है। खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने यह भी मांग उठाई है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए भी विधेयक लाएं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता है। जनरल ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। जनरल चौहान ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें निष्प्रभावी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से इशारा करने की कोशिश की है कि भारत को अपने पुराने रक्षा हथियारों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश ड्रोन को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से निष्प्रभावी किया गया। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बन गए हैं और इनका इस्तेमाल हाल के संघर्षों में रक्षा संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, यह गलत दिशा में जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई वाली हरियाणा एसआईटी से कहा कि वो अली खान महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज 2 एफआईआर तक ही सीमित रहें और ये देखें कि क्या कोई अपराध हुआ है और 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करें। इजरायल ने कहा है कि उनकी सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित सीरियाई सेना के मुख्यालय पर हमला किया है। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो और 18 लोग घायल हुए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कांत ने कहा कि चेतावनियों का समय अब खत्म हो गया है, अब कड़े और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। इजरायल का कहना है कि वो दक्षिण पश्चिम सीरिया में ड्रूज समुदाय के लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने और सीरियाई शासन का गिरोह खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।